हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग टाक जालोर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है परासरण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है। चलिए जानते हैं कि परासरण किसे कहते हैं। परासरण की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। किस प्रकार से ये क्रिया होती है? मान लीजिए एक तरफ जल के अणुओं की जो संख्या है वो बहुत अधिक है या इसकी सांद्रता क्या है, बहुत अधिक है। बीच के अंदर अर्ध पारगम्य झिल्ली मौजूद है और दूसरी तरफ जल के अणुओं की संख्या या सांद्रता क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जल की जहां पर सांद्रता अधिक है तो वहां से जो जल के अणु होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन करते लग जाते हैं। यानी जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण की परिभाषा और इस किस प्रकार से परासरण कार्य करता है इसको समझाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का प्रयोग है थिसिल की प्रयोग, और उस प्रयोग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से परासरण की क्रिया होती है। जो प्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है थिसिल की प्रयोग। इस प्रयोग के अंदर सबसे पहले एक थिसिल कीप का उपयोग किया जाता है। एक कांच की नलिका नुमा संरचना होती है, नीचे से थोड़ी सी फुली हुई रहती है और अंत के अंदर खुली हुई रहती है। ये जो संरचना है ये थिसिल कीप की संरचना है। जहां से ये संरचना खुली हुई है वहां पर एक विशिष्ट प्रकार का पेपर लगा देते हैं और इस पेपर को हम पार्चमेंट पेपर कहते हैं। पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट जो पेपर होता है इसका उपयोग माइक्रोवेव के अंदर खाना बनाते समय किया जाता है, जैसे बिस्किट या कुकीज बनाते समय किया जाता है। जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो पेपर आपको इसके अंदर व्हाइट रंग का दिखाई दे रहा है, उस पेपर का नाम है पार्चमेंट पेपर। तो सबसे पहले एक हम थिसिल कीप लेते हैं और थिसिल कीप के खुले हुए भाग की तरफ हम पार्चमेंट पेपर लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में थिसिल कीप के अंदर हम शुगर सॉल्यूशन भर देते हैं। शुगर सॉल्यूशन मतलब शक्कर का पानी। शक्कर का पानी भी आप काम में ले सकते हो या फिर इसके अलावा आप जो चाशनी आती है उसका प्रयोग भी इसके अंदर कर सकते हो। जिस लेवल तक शुगर सॉल्यूशन भरा गया है वहां पर आप एक थोड़ा सा चीनी लगा देते हो। ठीक, अब इस थिसिल कीप को आप एक बीकर में रख दो। बीकर में रख देने के बाद में इस बीकर के अंदर जल भर दिया जाता है और इस प्रयोग को कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है। कुछ समय के बाद में जब आप थिसिल कीप को देखते हो तो थिसिल कीप के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल होता है वह कुछ ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देता है। किस कारण से ये होता है? दरअसल यहाँ पे परासरण की क्रिया होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि परासरण की क्रिया के अंदर जो जल के अणु होते हैं वह अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। जो थिसिल कीप है इसके अंदर जल उपस्थित है प्लस शक्कर उपस्थित है और जो बीकर है उसके अंदर केवल और केवल क्या उपस्थित है? जल उपस्थित है। अब यहाँ पर जल प्लस शक्कर है जिसके कारण से यहाँ पर जो जल की सांद्रता है वो क्या हो गई? कम हो गई। और जबकि बीकर के अंदर केवल और केवल जल है, इस कारण से यहाँ पर जल की सांद्रता क्या है? बढ़ी हुई है। इस कारण से बीकर से जो जल होता है वह पार्चमेंट पेपर से होता हुआ थिसिल कीप में लगातार क्या करता है? प्रवेश करता रहता है। और जब ये जल थिसिल कीप के अंदर प्रवेश करता है तो उसके कारण से थिसिल कीप के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल होता है वो लगातार क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। इस प्रकार से परासरण की क्रिया के द्वारा, थिसिल के प्रयोग के द्वारा हम परासरण की क्रिया को बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके कुछ परिभाषाएं हैं, सबसे पहले उनको डिस्कस करना जरूरी है। पहला है अल्प पराश्रयी विलयन। पहला है अल्प पराश्रयी विलयन
और दूसरा है अति पराश्रयी विलयन। चलिए जानते हैं क्या होते हैं ये। सबसे पहले अल्प पराश्रयी विलयन। अल्प पराश्रयी विलयन एक विशिष्ट प्रकार का विलयन होता है जिसकी जो सांद्रता होती है अल्प होती है, यानी एक विशिष्ट प्रकार का विलयन जिसकी सांद्रता क्या हो, कम हो, जिसकी सांद्रता क्या हो, अल्प कम होती है। किसकी तुलना में कम होती है? किसी कोशिका के कोशिका द्रव्य की तुलना में। किसी कोशिका के कोशिका द्रव्य की तुलना में इस विलयन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। सांद्रता कम होने का मतलब आप इसका गाढ़ेपन से भी ले सकते हो कि मतलब इसके अंदर गाढ़ापन क्या होता है, कम होता है। मतलब चीज गाढ़ी कम है और गाढ़ापन कम है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर जल की मात्रा क्या है, अधिक है। इसके अंदर जल की मात्रा क्या है, अधिक है। आपको इसकी परिभाषा याद नहीं करनी है, ना अल्प पराश्रयी विलयन की याद करनी है, ना अति पराश्रयी विलयन की याद करनी है। आपको केवल पता होना चाहिए कि अल्प पराश्रयी विलयन किसे कहते हैं और अति पराश्रयी विलयन होता क्या है, केवल इतना सा। तो अल्प पराश्रयी विलयन दरअसल ऐसा विलयन होता है जिसकी जो सांद्रता होती है, ये वाले विलयन की बात हो रही है, जिसकी जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, अल्प होती है। अल्प का मतलब क्या होता है, कम होती है। किसकी तुलना में कम होती है? कोशिका द्रव्य की तुलना में इसकी सांद्रता कम होती है। यानी यह जो विलयन होता है वो कैसा होता है, गाढ़ा कम होता है। और गाढ़ा कम होने का मतलब होता है कि उसके अंदर जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। एक लाइन के अंदर मैं बताऊं अगर, तो अल्प पराश्रयी विलयन का सीधा सा अर्थ होता है क्या, कि इसके अंदर जल की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसके अंदर जल की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। उसी प्रकार से जो अति पराश्रयी विलयन होता है इसकी भी एक विशेषता होती है। ये एक विशिष्ट प्रकार का विलयन होता है जिसकी सांद्रता क्या होती है, अति होती है। अति का मतलब क्या होती है, अधिक। यानी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता अधिक हो, किसकी तुलना में, कोशिका द्रव्य की तुलना में। ये कोशिका है और उसके अंदर उपस्थित जो उसका लिक्विड होता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता अधिक हो, किसकी तुलना में, कोशिका द्रव्य की तुलना में, क्या कहलाता है, अति पराश्रयी विलयन कहलाता है। अब सांद्रता अधिक है तो मतलब उसका गाढ़ापन कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और कोई चीज अगर गाढ़ी अधिक है तो उसके अंदर जल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो अति पराश्रयी विलयन दरअसल ऐसा विलयन होता है जिसके अंदर जल की मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। यहां पर लिख देता हूं मैं, अति पराश्रयी विलयन जिसके अंदर जल की मात्रा क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि अल्प पराश्रयी विलयन का मतलब क्या होता है और अति पराश्रयी विलयन का मतलब क्या होता है। सिंपल सी एक लाइन, अल्प पराश्रयी विलयन ऐसा जिसके अंदर जल की मात्रा बहुत अधिक रहेगी और अति पराश्रयी विलयन ऐसा विलयन होता है जिसके अंदर जल की मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। नेक्स्ट आपके आते हैं परासरण के प्रकार। ये दोनों शब्द आपके लगातार आगे आते रहेंगे, इसी कारण से इस टॉपिक को मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। नेक्स्ट है परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार देखते हैं कौन कौन से प्रकार इसके। सबसे पहला जो इसका प्रकार आ रहा है उसका नाम है अंतःपरासरण और दूसरा जो परासरण आ रहा है उसका नाम है बहिःपरासरण। अंतःपरासरण तथा बहिःपरासरण। एक चीज इसके अंदर याद रखना, अंतःपरासरण के अंदर हमेशा कौन सा विलयन काम में लिया जाता है, अल्प पराश्रयी विलयन काम में लिया जाता है। अल्प पराश्रयी विलयन इसके अंदर क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। अब जानते हैं कि परासरण कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से
इनकी डेफिनेशन होती है। सबसे पहला जो आता है उसका नाम है अंतःप्रासरण। अंतःप्रासरण की क्रिया किस प्रकार से होती है? जब किसी कोशिका को, मान लीजिए यह कोशिका है, जब किसी कोशिका को अल्प प्रासरी विलयन में क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है। तो ये विलयन कौन सा हम काम में ले रहे हैं? अल्प प्रासरी विलयन हम काम में ले रहे हैं। अंतःप्रासरण की परिभाषा सुने आप। जब किसी कोशिका को हम अल्प प्रासरी विलयन के अंदर रख देते हैं, अल्प प्रासरी विलयन का मतलब क्या होता है? जल की मात्रा यहाँ पर क्या है? अधिक है। जल की मात्रा यहाँ पर क्या है? अधिक है। अब मान लीजिए इसके अंदर जल की मात्रा अधिक है और कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर जल की मात्रा क्या है? कम है। तो जल कैसे प्रवेश करेगा? यह बाहर से अंदर की ओर क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रकार की अगर क्रिया होती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? अंतःप्रासरण के नाम से जानते हैं। यानी अंतःप्रासरण, जब किसी कोशिका को हम अल्प प्रासरी विलयन में रखते हैं, अल्प प्रासरी विलयन मतलब जल की मात्रा यहाँ पर क्या है? अधिक है। तो जिसके कारण से जो जल होता है वह कोशिका के अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। और इसी क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? अंतःप्रासरण के नाम से जानते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको यह क्रियाविधि काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो कॉमन है किशमिश का। किशमिश को आप पानी के अंदर रात को भिगो कर रख दीजिए, सुबह आप देखोगे किशमिश का जो शेप होता है, आकार होता है, वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। किस कारण से फूल जाता है आपको सबको पता है, क्योंकि वो जल होता है वो किशमिश के अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से प्रवेश करने की क्रिया किस कारण से होती है? अंतःप्रासरण के कारण से होती है, जिसमें बाहर से जो जल होता है वो कोशिका के अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल है। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आ रहा है, कई बार बारिश अगर अधिक हो जाती है तो तरबूज या अंगूर जैसे जो फल होते हैं, यानी तरबूज अंगूर कैसे फल है? जिसके अंदर ऑलरेडी पानी की मात्रा काफी, सांद्रता क्या रहती है? बहुत अधिक रहती है। तो अल्प प्रासरी विलयन के कारण से इसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। अंतःप्रासरण की क्रिया के अंदर जो तरबूज अंगूर होते हैं वह अधिक बारिश के समय क्या कर जाते हैं? फट जाते हैं। फट कैसे जाएंगे? मान लीजिए ये अंगूर है ना, और बाहर क्या है? बारिश अधिक हो रही है, जिसके कारण से इसकी चारों तरफ क्या उपस्थित है? जल उपस्थित है। अब लगातार ये जो जल होता है वह कोशिका के अंदर क्या कर जाता है? या अंगूर के अंदर क्या करता रहता है? प्रवेश करता रहता है। और लगातार जब ये जल अंगूर के अंदर प्रवेश करता रहेगा तो अंगूर कई बार क्या हो जाता है? फट जाता है। तो अंतःप्रासरण की क्रिया के कारण से कई बार अधिक बारिश होने के कारण से जो तरबूज और अंगूर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कई बार फट भी जाते हैं। दूसरा आ रहा है आपके बहिःप्रासरण। जानते हैं कि बहिःप्रासरण हम किसे कहते हैं? बहिःप्रासरण के अंदर, जैसे इसके अंदर अल्प प्रासरी विलयन काम में लिया था, तो इसके अंदर कौन सा विलयन काम में लेते हैं? अति प्रासरी विलयन। अति प्रासरी विलयन का मतलब क्या है? जिसके अंदर जल की मात्रा क्या है? कम। जानते हैं कि बहिःप्रासरण किसे कहते हैं? बहिःप्रासरण के अंदर जब किसी कोशिका को, ये कोशिका है, जब किसी कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रख दिया जाता है, अति प्रासरी विलयन मतलब जल की मात्रा यहाँ पर क्या है? कम है। जब किसी कोशिका को अति प्रासरी विलयन में क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है, तो जिसके कारण से कोशिका में उपस्थित जो जल होता है वो कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? बहिःप्रासरण के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ जो जल के अणु हैं उनकी संख्या क्या हो गई? कम हो गई, या उनकी सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई। जबकि कोशिका के अंदर जल की सांद्रता क्या है? अधिक है, जिसके कारण से जो जल होता है वो कोशिका के अंदर से कहाँ आ जाता है? बाहर की तरफ आ जाता है। तो इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? बहिःप्रासरण के नाम से जानते हैं। कुछ इसके कॉमन एग्जाम्पल भी हैं। महत्वपूर्ण एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आता है कि अगर अंगूर को आप ले और शुगर सॉल्यूशन के अंदर रख दे या चाशनी के अंदर आप डाल के रख दो,
तो जो अंगूर होता है उसके अंदर से उपस्थित जो जल होता है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाता है, और अंगूर कैसा हो जाता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। इस प्रकार से कौन सी क्रिया होती है, वहां पे बहिर्प्रासरण की क्रिया होती है। एक सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर एग्जाम्पल देखने को मिलता है जो अमूमन अधिकतर को पता नहीं रहता। इसके अंदर क्या होता है, कई बार पौधों के अंदर हम रासायनिक खाद देते हैं, और रासायनिक खाद देने से कई बार प्लांट क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। मान लीजिए ये प्लांट है और ये इसकी जड़ होगी। कई बार प्लांट के ऊपर बहुत अधिक रासायनिक खाद देने के कारण से ये जो रासायनिक खाद होती है, यह जब इसको देने के बाद में इसके ऊपर क्या डाला जाए, जल डाला जाए, तो यह पानी के साथ में मिलकर कहां तक आ जाएगी, जड़ों तक आ जाती है, जड़ों के आसपास आ जाती है। अब आप कुछ सोच के देखिए कि बाहर तो एक विलयन उपस्थित है जिसके अंदर क्या उपस्थित है, रासायनिक पदार्थ प्लस जल उपस्थित है, जबकि जड़ों के अंदर क्या उपस्थित है, केवल और केवल जल उपस्थित है। अब बाहर क्या हो गया, जो पदार्थ है उसकी मात्रा क्या हो गया, अधिक होगी, मतलब इसके अंदर रासायनिक पदार्थ प्लस जल उपस्थित है, और अंदर केवल और केवल जल उपस्थित है। किसके अंदर, जड़ों के अंदर। तो जड़ के अंदर उपस्थित जो जल होता है वो क्या कर जाता है, बाहर निकलने लग जाता है। और लगातार आप रासायनिक खाद डालोगे, लगातार उसके ऊपर पानी डाल रहे हो, बहुत अधिक रासायनिक खाद उसको मिलती रहेगी, लगातार पानी उसको मिलता रहेगा, तो एक गाढ़ा पेस्ट लगातार जड़ों के आसपास उपस्थित रहेगा, जिसके कारण से जो जड़ें होती हैं वो अपना जल बाहर त्यागती रहती है और जल का अवशोषण नहीं कर पाती, जिसके कारण से जो प्लांट होता है वो क्या कर जाता है, सूख जाता है। इस प्रकार से अंतःप्रासरण और बहिर्प्रासरण की क्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है जिसके अंदर हम प्रासरण के महत्व देख लेते हैं। प्रासरण के कुछ महत्व। सबसे पहला जो प्रासरण का महत्व देखने को मिलता है कि अगर जल का अवशोषण करना हो या खनिज लवणों का अगर प्लांट को अवशोषण करना हो तो वहां पर प्रासरण महत्वपूर्ण होता है। चाहे जल का अवशोषण हो या खनिज लवणों का अवशोषण। किस प्रकार से ये क्रिया होती है, मान लीजिए पादप की जड़, ठीक है, और ये इसके मूल रोम है, ठीक। अब मूल रोमों के द्वारा एक किसका अवशोषण किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है। अब पादप किस प्रकार से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करता है, मान लीजिए बाहर आपने प्लांट के ऊपर जल डाला तो वो भूमि के अंदर गया और अभी कहां तक पहुंच गया, मूल रोम के आसपास पहुंच गया। तो मूल रोम के बाहर जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और मूल रोम के अंदर जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण से जो जल के अणु होते हैं वो मूल रोम में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से अगर भूमि के अंदर खनिज तत्व क्या है, अधिक मात्रा में उपस्थित है, बाहर की तरफ खनिज मात्रा, खनिज लवणों की संख्या क्या है, अधिक है, तो वह खनिज लवण भी जल की तरह ही क्या करते हैं, पादप के अंदर या पादप की जड़ों के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण इसके अंदर महत्व देखने को मिलते हैं। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण और आ रहा है, पादपों को हिमीकरण से ये बचाता है। प्रासरण की जो क्रिया होती है ये पादपों को हिमीकरण से बचाता है। हिमीकरण क्या होता है, हिमीकरण, हिम का मतलब बर्फ, करण मतलब होना, यानी पानी के जमने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हिमीकरण यहाँ पे बोल रहे हैं। लगातार आपने कई बार देखा होगा, बहुत अधिक टेम्परेचर गिर जाने पर भी, कई बार राजस्थान के अंदर भी या फिर ऐसे पर्वतीय क्षेत्र या ऐसे मतलब बर्फीले क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, वहां पर प्लांट कभी भी सूख नहीं पाते। कारण क्या है इसका, जबकि उसके अंदर जो पानी है वो तो सूख जाना चाहिए था। होता क्या है कि मान लीजिए कोई प्लांट है और उस प्लांट के अंदर जो कोशिकाएं, मान लीजिए कोशिकाएं प्लांट है, तो उनमें लगातार प्रासरण की क्रिया के द्वारा जल का क्या होता रहता है, आवागमन होता रहता है। मान लीजिए इस कोशिका के अंदर जल की मात्रा अधिक है और ऊपर वाली कोशिका के अंदर जल की मात्रा क्या है, कम है, तो नीचे वाली कोशिका से ये ऊपर प्रवेश करता रहेगा।
इस प्रकार से लगातार जल का क्या होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है। और एक चीज आप खुद जानते हो, अगर जल लगातार मूवमेंट कर रहा है तो उसकी जमने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण से जो पादप होते हैं उसके अंदर जो हिमीकरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है, वो परासरण के कारण से हिमीकरण उसके अंदर नहीं हो पाता, मतलब पादप का जो जल है वह जम नहीं पाता। इस कारण से जो प्लांट होते हैं वो अधिक टेम्परेचर गिर जाने पर भी, यहाँ तक कि माइनस में टेम्परेचर चले जाने पर भी क्या कर पाते हैं, नष्ट नहीं हो पाते। इस प्रकार से आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो परासरण और परासरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। टॉपिक से रिलेटेड जितने भी नोट्स थे वो मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दिए हैं। फिर भी वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।